हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारे पार्ट्स कर लिया था। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सारे कर लिए थे। आज हम अरहेनियस थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम कोलिजन थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा आज टॉपिक है वो है अरहेनियस थ्योरी। ठीक है, या अरहेनियस इक्वेशन इक्वेशन और अरहेनियस थ्योरी। ठीक है, अरहेनियस इक्वेशन और अरहेनियस थ्योरी दोनों एक ही चीज़ है, किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। इसके इक्वेशन के न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, तो इसके सारे एस्पेक्ट आज समझेंगे। तो हमें पता है कि रिलेशन जो होता है रेट का कंसंट्रेशन से, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनी जो रिएक्टेंट है उसकी कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमको पता है। पहले हमने क्या करना है, रेट का रिलेशन कंसंट्रेशन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू के ए की पावर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का रेट ऑफ टेम्परेचर विथ रेट कांस्टेंट देखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर का रिलेशन रेट कांस्टेंट से देखेंगे। तो पहली चीज ये क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमको टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, पहले कुछ एनर्जी दी, कुछ हीट दी, जिसकी वजह से 10 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन जो टेम्परेचर था हमारे रिएक्टेंट का या सॉल्यूशन का, जो भी हम रिएक्शन कर रहे थे, वो बढ़ गया। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या करेंगे, जो ज़्यादातर रिएक्शन होती हैं वो एसेलरेट होती हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एसेलरेट होती हैं विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब रिएक्शन को होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी हम देंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, पॉइंट को। मोस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी, ज़्यादातर जो केमिकल एनर्जी हैं, सॉरी, केमिकल रिएक्शंस आर, केमिकल reactions are accelerated by, ज़्यादातर जो रिएक्शन हो रही हैं वो किससे हो रही हैं, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन पता है रेट का कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, और रेट क्या होता है ये हमको पता है, R इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा रेट है कोई भी कंपोनेंट का कोई भी रिएक्टेंट का कंजम्पशन या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और किसी भी रिएक्शन को होने के लिए भी हमको टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और ये देखा गया कि केमिकल रिएक्शन जो हैं, जब उनमें टेम्परेचर बढ़ाया गया 10 डिग्री से, तो रेट कांस्टेंट डबल हो गया। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को भी लिखते हैं, फिर बताते हैं। लिखना है, जनरली फॉर केमिकल reactions, generally for a chemical reaction with rise of temperature by 10 degree
ठीक है, राइज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा 10 डिग्री, द रेट विल बी डबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा, द रेट कांस्टेंट इज ऑलमोस्ट डबल्ड। तो हमको पता है कि कोई भी रिएक्शन हम करेंगे तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा। और दूसरा रिलेशन हमें पता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें पता है और जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, कांस्टेंट रखा, ठीक है, फिर अगर हम केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है और हमने उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री के आसपास कर दिया है या 10 डिग्री बढ़ा दिया है, तो जो रेट कांस्टेंट है, जो के है हमारा, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब अगर टी इज इक्वल टू T1 टाइम पे R इज इक्वल टू के ए की पावर n है, तो T इज इक्वल टू 2 टाइम पे R इज इक्वल टू 2k की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो k है ये 2k हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। और ये जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है किस पे, ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको प्रपोज किया था। ठीक है, जो ये जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर, जो रिएक्शन हो रही है हमारी उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्यूरेटली किसने फाइंड आउट करी थी, अर्हेनियस ने। ठीक है, ये क्या थे, साइंटिस्ट थे, डच केमिस्ट थे, इन्होंने फाइंड आउट किया था। वॉन्टहॉफ भी थे। ठीक है, इट वॉज इम्पोज्ड बाय डच साइंटिस्ट थे AH वॉन्टहॉफ। ठीक है, और अर्हेनियस, इस इक्वेशन को क्या कहा गया, अर्हेनियस इक्वेशन कहा गया। तो ये वाला पॉइंट भी लिखेंगे। ठीक है, लिख देते हैं, द डिपेंडेंसी ऑफ द temperature dependence on the temperature dependence on rate of chemical reaction जो टेम्परेचर का डिपेंडेंस है या उसकी डिपेंडेंसी है कहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो एक्यूरेटली एक्सप्लेन बाय अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, दैट विल बी accurately explained by Arrhenius equation। ठीक है, जो NCERT की बुक है उसमें तो डायरेक्टली ये इक्वेशन दे रखी है, तो उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। होप सो नोट हो गया होगा। इसको रब करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो पहली चीज़ तो हमको पता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरी चीज़ क्या है, R इज इक्वल टू के ए की पावर n। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने बात की, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है रिएक्शन होने के लिए, तो एक टर्म आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये जब होता है जब रेशियो हम लेते हैं दो डिफरेंट टेम्परेचर का, मतलब कि अगर
हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये जो के है इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या थी, फिर जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब इसकी वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या है वो नोट किया। वो किसके बराबर होगा, वो होगा के टी जो टी टाइम पे था, के हमारा किसी टी टाइम पे था, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के टी। ठीक है, के ये सफिक्स में ही है, बड़ा लिख दिया मैंने, ये के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के टी। तो ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसको क्या लिख सकते हैं, जो रेशियो होगा रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, जो रेट कांस्टेंट होंगे रिएक्शंस के, जैसे के है, अगर टू डिफरेंट टेम्परेचर में लेंगे और उनका रेशियो लेंगे तो वो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक टर्म से, फाई से। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है क्राइटेरिया कि हमारा रिएक्शन ये था, उसमें रेट कांस्टेंट आता था, और कोई भी रिएक्शन कब हो रही है उसको एक्सेलरेट होने के लिए क्या, टेम्परेचर की ज़रूरत है। टेम्परेचर जब हमने 10 डिग्री बढ़ाया तो ऑलमोस्ट 2 टाइम इंक्रीज, वो रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स हो गया या डबल्ड हो गया। ठीक है, जब डबल्ड हो गया तो क्या किया हमने, रेशियो लिया। जो रेशियो लिया ना इस रूम टेम्परेचर का और इसका 10 डिग्री सेल्सियस इसका डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको हमने नाम दे दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, फाई डेल्टा टी बाय 10। ठीक है, फाई डेल्टा टी बाय 10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और फाई क्या है हमारा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये फाई है, फाई के पावर में डेल्टा टी बाय 10 है, तो इसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये समझना है कि K2 बाय K1 एट डिफरेंट, जैसे जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाएंगे, और ये K3 बाय K2, K4 बाय K3, जैसे जैसे हम ये बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है ऑलमोस्ट 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, डबल या ट्रिपल के ऑलमोस्ट आसपास रहेगा। तो ये हमको थोड़ा समझना था। जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट का, वो हमेशा क्या रहेगा, 2 या 3 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये होप सो समझ में आ गया होगा। तो एक हम ग्राफ बनाते हैं जिसमें क्या होगा, वो मैक्सवेल ग्राफ है। मैक्सवेल ग्राफ में हम समझेंगे हमारी रिएक्शन कैसे हो रही थी, फिर हमने कुछ चेंजेस करे तब वो कैसे होगी उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो पूरी ये वाला अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। एज सच इसके न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाते हैं, वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो अरेनियस इक्वेशन है वो हमेशा आएगा। तो अब सो ये नोट हो गया होगा, आगे की बात करते हैं। इसका भी इक्वेशन हम ऊपर लिख लेते हैं, फिर हम मैक्सवेल इक्वेशन करेंगे, मैक्सवेल ग्राफ करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है, के टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के टी। ठीक है,
KT प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन KT होता है, और ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ऑलमोस्ट 2 या 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 2 या 3 के बीच में होगा। और हमको पता है 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो दो डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन हो रही है A+B, कोई रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन होके C+D कुछ बन रहा है, और ये कैसी रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब A+B जब मिल रहे हैं तो रेट कांस्टेंट हमारा K1 है और C+D बन रहा है, इसकी एनर्जी है E1, ठीक है। और K2 यहाँ से यहाँ आने में, C+D से A+B जाने में, क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो रही है, तो या तो इसको -1 रख लेंगे और इसका नाम AE2 रख देंगे, EA2 रख देंगे, ठीक है, और या फिर इसका नाम K2 रख लेंगे। तो हम लोगों ने K2 नाम रख दिया। तो जब हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जब बात करेंगे तो एक ग्राफ बनता है, पहले इनके बारे में बात करेंगे, फिर अरेनियस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले पूरी चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमारा जो A+B है C+D में कन्वर्ट हो रहा है। जब हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। तो एक एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होती, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, मतलब जितनी भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ले जाने में हो रही है वो है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे क्या है, टी टेम्परेचर, मतलब टी टेम्परेचर पे क्या हुआ, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट पे जा रहा है, लेकिन जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो हमारे रिएक्टेंट थे वो और तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगे। तो ये वाला जो टेम्परेचर था, अगर हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया तो हमारे जो रिएक्टेंट थे और तेज़ी से प्रोडक्ट में चेंज होने लगे, मतलब यहाँ पे चेंज आया, एनर्जी में कुछ चेंज आया, और इस एनर्जी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, ये भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज टू बी एडेड, मतलब कहने का थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो मिनिमम एनर्जी हमको नीड होती है वो। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो ये क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने रिएक्टेंट को दी होती है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट और तेज़ी से बनने लगता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज टू बी एडेड टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट की एनर्जी को, इस रिएक्टेंट को हम एनर्जी दे देते हैं, ठीक है, तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो बेसिकली हम यहाँ ये देख रहे थे कि जब हमारा रिएक्टेंट, अभी हम कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने बताया ए से बी जाने में केवल रेट कांस्टेंट K1 लगता है, एक्टिवेशन एनर्जी EA1 लगाई है तब हमें CD मिला, और CD से AB बनने में रेट कांस्टेंट K2 है और एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, ठीक है। जब हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। जब रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था तब पहले हम लोगों ने टी टेम्परेचर लिया था, जैसे ही हमने
T+10 डिग्री टेम्परेचर लिया तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो बहुत तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगा। तो ये जो एरिया है, अब जब हम टी की बात करेंगे, अरे अरे ये ऊपर नीचे हो गया एक मिनट, तभी मैं कहूँ कुछ। अब हमने यहाँ की बात कर ली। अब ये जो टी एरिया है, टी एरिया में जितने, ये है, ठीक है, और ये वाला है, इसको ब्लैक्स बनाते हैं, ये, ठीक है। अब जब हम टी टेम्परेचर पे था तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। और जब हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इतने सारे लोग, ये सारे लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे, वो प्रोडक्ट बना रहे थे। तो ये डिफरेंस टेम्परेचर का देखने को मिला, ठीक है। अब हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। ये क्या था, ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में था। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में डायग्राम देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन अभी लिखवाते हैं, उसके बाद हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे। तो होप सो ये समझ में आया होगा, कुछ हद तक चीज़ें अभी कनेक्ट हुई होंगी। हमारे पास रेट कांस्टेंट ये है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये है, जब हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के और ज़्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात करेंगे तो कितने कितने कैसे कैसे प्रोडक्ट बन रहा होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे, अब जो भी बात होगी वो सारी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है। तो इसको रब करते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं। तो फर्स्ट हम समझेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन लिखेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको लिखेंगे, इट इज द इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे रिएक्टेंट को, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। जब हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन का एनर्जी क्या है, ये भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये ऐड होती है, कहाँ होती है, एडेड टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जो ये एनर्जी है इस एनर्जी में ऐड हो जाएगी, ठीक है, टू गेट देयर एनर्जीज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट, जब हम एनर्जी प्रोफाइल की बात करेंगे तब हम देखेंगे, अभी एक टेम्परेरी बनाते हैं कि हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, ठीक है, और यहाँ से हमको ये बैरियर पार करके हमको प्रोडक्ट ये बनाना है, ठीक है। तो जो ये एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या कर रही होगी, अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ये है तो रिएक्टेंट की एनर्जी को कुछ बढ़ा के यहाँ पहुँचा देगी और यहाँ से ईजी होगा हमारे लिए प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है। तो ये कर रही है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्चुअल में रिएक्टेंट की जो एनर्जी है उसको बढ़ा रही है। तो इसको लिखते हैं,
It is the minimum amount of energy ये एक मिनिमम अमाउंट है एनर्जी की that is to be added to energy of reactant। वो क्या करी जाएगी, ऐड की जाएगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गेट देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, टू गेट देयर energies equal to threshold energy। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा चेंज होके यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा है, थोड़ा सा नीचे हो गया। तो हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को देंगे जिससे उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए, वो इजीली थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त कर ले और हमारा प्रोडक्ट बन जाए। तो अब हम एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, बेसिकली 3 बनाएंगे, एक हमारा कॉमन होगा, 2 एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो तीनों समझेंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे, एक्टिवेशन एंड अरहेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन। इसको नोट कर लीजिए। तो होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। बेसिकली जो अरहेनियस इक्वेशन है वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। तो जब हम अरहेनियस इक्वेशन की बात करेंगे उससे पहले ये हमें सारी चीज़ें समझनी होगी। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इधर होगी एनर्जी, ठीक है, और ये रिएक्शन होगी किसकी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख लेंगे इसको, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या कोर्स ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। इसमें पहली चीज़ क्या होगी, इसको एनर्जी वाई एक्सिस पे लेके और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो लेंगे। हमारा जो है रिएक्टेंट है यहाँ पे, इसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। हमको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, एनर्जी डिक्रीज हुई। जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हुई। तो ये जो एनर्जी है ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और ये 0 से लेकर ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको TH लिख लेना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एनर्जी है इसको बोल देंगे एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब हमारा रिएक्टेंट एक्चुअल में यहाँ था, ठीक है, इसको इतनी एनर्जी की नीड थी और प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, इतनी एनर्जी की नीड थी प्रोडक्ट बनाने के लिए। और एक्टिवेशन एनर्जी ने क्या किया, इसको, इसके मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे दी
ताकि वो यहाँ पहुँच पाए। ठीक है, तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब लिखेंगे वांट ऑफ इक्वेशन। पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोफाइल डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम सारी डेरिवेशन एक साथ करेंगे। ये दो ग्राफ और देख लीजिए एक बार। यहाँ पे भी एनर्जी है, ये कॉमन है। ठीक है, अगर कोई बना रहा है तो ऐसा बनेगा। और यहाँ पे क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये है एनर्जी। ठीक है, जब हमारी रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, और जब हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी के टर्म में भी देख सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, कि रिएक्शन में हमारा रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है कि रिएक्शन में हमारा कंजप्शन ऑफ एनर्जी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ तक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ तक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ये क्या है, पूरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, TH लिखते हैं इसको। यहाँ थ्रेशोल्ड एनर्जी है, TH बोलते हैं। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो वैल्यू है ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को बेसिकली एनर्जी दी गई है जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच पाए और अब प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, इसको रब करते हैं। अब हम अरेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं पूरा। तो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने ये देखे थे, A प्लस B मिलके क्या बना रहे हैं, C प्लस D बना रहे हैं। K1 है, EA1 एक्टिवेशन एनर्जी है, ये K2 है इधर से C से D में, और ये क्या है, EA2 है। ठीक है, तो हमको पता है रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में है, तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू K1/K2। ठीक है, और ये भी पता है K1 इज इक्वल टू K2 है, सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसको K1 की ऐसे लिखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जो K इक्विलिब्रियम है वो क्या है, फॉरवर्ड कांस्टेंट है, और ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ concentration of product upon product of concentration of reactant। ठीक है,
K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C इंटू डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D अपॉन A इंटू B। ठीक है, ये किसके बराबर है? K1 बाय K2 के। ये K1 बाय K2 के बराबर है। तो अब अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू वांट्स ऑफ इक्वेशन, देखिए क्या है, फिर से बोल देते हैं। जो हमारा A प्लस बी है, रिएक्टेंट है, इज इक्वल टू C प्लस डी बना है। ठीक है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट को K1 नाम दिया है, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट को K2 नाम दिया है। तो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, हमको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, इसमें एक और ऐसे लिख सकते हैं, K1 C रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में इज इक्वल टू K1 C इंटू डी इज इक्वल टू K2 A इंटू बी। एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा है कि नहीं। K1 A इंटू, यहाँ हाँ ये उल्टा लिख दिया मैंने। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है ना ये, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब यहाँ से यहाँ जा रही होगी तो रिएक्टेंट हमारे ये होंगे, जब रिएक्शन हमारी यहाँ से यहाँ जा रही होगी तो रिएक्टेंट हमारे ये होंगे। तो ये है, यहाँ से हमने क्या लिया, K1 बाय K2 कर दिया, C प्लस डी, C इंटू डी अपॉन A प्लस A इंटू बी कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को यहाँ हमने रीअरेंज करके लिख दिया है दोबारा से। ठीक है, तो हमें पता है वांट ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी बाय डी टी ln K इक्विलिब्रियम, ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है डेल्टा E बाय आर टी स्क्वायर, डेल्टा E बाय आर टी स्क्वायर। अब ये डेल्टा T कहाँ से आया, ठीक है, तो डेल्टा E बेसिकली क्या है, जो एनर्जी है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच, एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वांट ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ से फिर से, तो ये है d बाय डी टी ln K1 बाय K2। ठीक है, d बाय डी टी और K इक्विलिब्रियम की जगह क्या लिख दिया, K1 बाय K2। इसको इक्वल टू लिख लेंगे, इक्वल टू EA1 माइनस EA2 अपॉन R कांस्टेंट है और T स्क्वायर, R कांस्टेंट T स्क्वायर। ये है इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ब्रेक करके पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रेक करके एक बार पूरा लिख लेते हैं, तो d बाय डी टी ln K1 माइनस d बाय डी टी ln K2 इज इक्वल टू EA1 अपॉन आर टी स्क्वायर माइनस EA2 अपॉन आर टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को पूरा हमने ब्रेक करके लिख दिया। ये क्या है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है। अब हम इसमें ये देख सकते हैं, ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी। ये कंबाइंड इक्वेशन है एक तरह से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d बाई डी टी ln K1 इज इक्वल टू EA1 अपॉन आर टी स्क्वायर। ये हमारी
फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको हमने ब्रेक कर लिया जिसको जनरल इक्वेशन कहते हैं, और यहाँ बनेगा डी बाई डी टी ln k2 इज इक्वल टू EA2 अपॉन RT स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब ये जो एक इक्वेशन है जिसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो हमारी ये रब कर सकते हैं हम। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ के बाद ये लिखना है जनरल इक्वेशन, वो क्या हो जाएगी डी बाई डी टी ln k इज इक्वल टू EA अपॉन RT स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हम इंटीग्रेट करेंगे, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और सारी चीज़ें जो जो इक्वेशन में रिलेटेड होंगी वो सारी हम लिखेंगे। तो क्या है डी बाय डी टी, इसको हमने इंटीग्रेट किया ln k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EA अपॉन RT स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा d बाय डी टी, तो ये वाला जो है इसको d लिखेंगे, और क्योंकि t का टर्म इधर है तो इसको dt को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है ये बन जाएगा ln k इज इक्वल टू EA अपॉन RT, EA अपॉन R से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो EA अपॉन R हम एज इट इज लिख लेंगे, EA अपॉन R, और ये क्या बन जाएगा -1 अपॉन टी बन जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद 1 अपॉन टी स्क्वायर -1 अपॉन टी बन जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा ln k इज इक्वल टू -EA अपॉन RT, ये बन जाएगा। ये हमारी, इसको यहीं कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को ln हटाने के लिए क्या लिखेंगे k लिखेंगे, ln हटाएंगे, यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा e की पावर -EA अपॉन RT, k इज इक्वल टू, अब जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट भी लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम, एक मिनट, आप ऐसा कहिए यहाँ तक लिखिए, ये वाला रब करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। जनरल इक्वेशन के बाद जो हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखी थी उसको इंटीग्रेट किया, तो ये हमारा बना ln k इज इक्वल टू EA अपॉन RT -EA अपॉन RT प्लस ln A। ठीक है, कांस्टेंट आता है, सबको पता है। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, सब में आएगा, जितने भी बार भी हम इंटीग्रेशन कुछ करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा आएगा ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ln k अपॉन ln k माइनस ln a इज इक्वल टू -EA अपॉन RT आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ln k अपॉन a लिख सकते हैं -EA अपॉन RT। ठीक है, अब ln हटाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो k बाई ए इज इक्वल टू e⁻ -EA अपॉन RT। ठीक है, और ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, तो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ए, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, a इज इक्वल टू e⁻ EA अपॉन RT। तो हमने क्या किया, ये है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन। हमने क्या किया,
एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन ली जिसमें ए और बी मिलके सी प्लस डी बना रहे थे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम हो गया। के इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं यहाँ पे K1 A इंटू बी अपॉन K2 C इंटू डी। ठीक है, तो हमने K1 अपॉन K2 को एक साथ कर लिया और कंसंट्रेशन को एक साथ कर लिया। हमारी वांट ऑफ इक्वेशन क्या थी? डी बाई डी टी एल एन के इक्विलिब्रियम डेल्टा ई अपॉन आर टी स्क्वायर। के इक्विलिब्रियम की जगह हम लोगों ने K1 बाय K2 रख दिया। अब जब हमने K1 बाय K2 रखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सारी इक्वेशन को अरेंज किया और ई इसको क्या लिख दिया, EA1 माइनस E2। फिर हमने एक जनरल इक्वेशन लिखी, उसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखा। ठीक है, हाँ, तो जनरल इक्वेशन लिखी। अब इस जनरल इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमको एक इक्विलिब्रियम या इंटीग्रेटेड कांस्टेंट मिला। ठीक है, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट मिला और साथ में हमने सारी इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज करके k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के टर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी वांट ऑफ इक्वेशन, सॉरी, ये हमारी अर्हेनियस इक्वेशन। अब अर्हेनियस इक्वेशन में अगर डिफरेंट टेम्परेचर है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, मॉडिफाइड अर्हेनियस इक्वेशन और अर्हेनियस इक्वेशन दोनों लिखेंगे। तो होप सो इसको नोट कर लिया होगा, 2 मिनट का टाइम लेंगे, पूरा नोट कर लीजिए और फिर हम मॉडिफाइड और अर्हेनियस इक्वेशन में कौन कौन से टर्म्स क्या क्या हैं वो सारी बात करेंगे। तो इसको रब करते हैं। तो हमने एक इक्वेशन लिखी k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये है अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, और ये है मॉडिफाइड अर्हेनियस इक्वेशन जिसमें हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर होंगे। तो इसको हम लिखेंगे एल एन K2 बाय K1। ठीक है, K की जगह, K इक्विलिब्रियम की जगह K2 बाय K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। माइनस साइन लगा लिया है तो इसको T2 माइनस T1, अगर माइनस अंदर रखेंगे तो T1 माइनस T2 और यहाँ पे T2 माइनस T1 ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर हम इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो 1/T1 माइनस 1/T2, अगर इस माइनस साइन को बाहर रखेंगे तो 1/T2 माइनस 1/T1 करेंगे। तो ये है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन, ये है मॉडिफाइड इक्वेशन। ये क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ये क्या है, इसको बोलेंगे अर्हेनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। हाँ, अर्हेनियस फैक्टर, अर्हेनियस फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, जो E है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो R है वो क्या है, गैस कांस्टेंट। और ये T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारी अर्हेनियस इक्वेशन हो गई। जो मॉडिफाइड अर्हेनियस इक्वेशन है उसमें क्या है वो भी लिख लेते हैं। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है रेट कांस्टेंट, और जब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी तो ये है फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन रेट कांस्टेंट अपॉन इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन, इसका पूरा डेरिवेशन।
तो होप सो क्लास समझ में आई होगी। अरहेनियस इक्वेशन पूरा ख़त्म हो गया है, इसमें कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि बीच में माइनस साइन का इधर उधर डेरिवेशन में हो गया था। तो अगर आप चाहेंगे तो ये क्लास हम फिर से कर देंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम रह गई हो, वैसे ये क्लास हो चुकी है और इसमें कोई भी चीज़ नहीं रही है, ठीक है। अरहेनियस इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल हैं वो ज़रूर करने हैं, वो जितने भी हैं एनसीईआरटी के वो हम ज़रूर कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, इसके बाद कोलिजन थ्योरी है। कोलिजन थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है और ये वाला इसके न्यूमेरिकल तो आएंगे ही आएंगे। तो होप सो क्लास अच्छी लग रही होगी, क्लास में चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपको चीज़ें कुछ नया पढ़ना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।